हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आज 31 जनवरी 2025 को इकोनॉमी सर्वे 2025 को संसद में टेबल किया गया है। और इससे पहले संसद में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं और इकोनॉमी सर्वे के बारे में जानते हैं, और हम उस की पॉइंट को समझेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। वैसे तो इकोनॉमी सर्वे टोटल 482 पेज का है और उसका हाईलाइट भी 31 पेज का है, जिसमें चार्ट और डेमोग्राफिक डेटा दिया हुआ है। उसी को हम आसान करने के लिए आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसे आप समझेंगे और उस की पॉइंट को समझेंगे, इसमें कौन कौन सा स्कीम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कौन कौन सा रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे हम देखेंगे। इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत करने से पहले क्या होता है कि संसद में एक ज्वाइंट सेशन में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस सेशन को संबोधित किया जाता है। और इस साल जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्वाइंट सेशन को संबोधित की है, जिसमें भारत की इकोनॉमिक ट्रेंड्स और आने वाले सालों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और उस पर अपना भाषण दिए। अब देखते हैं इकोनॉमी सर्वे क्या होता है। इकोनॉमी सर्वे 2025 का रिपोर्ट जैसे प्रस्तुत किया गया, इसमें होता क्या है, ये होता क्या है, इस बारे में समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि यह पिछले वर्ष जैसे कि 2025 का ये इकोनॉमी सर्वे है, तो ये 2024 और 25 का उस पर डेटा है, उसके बारे में किया। पिछले वर्ष का जो डेटा रहता है और आर्थिक विकास का विश्लेषण किया जाता है, और अगले वर्ष जो बजट वर्ष है 25-26, इसके लिए नीति अनुशंसा किया जाती है, अर्थात सिफारिश किया जाता है कि हमारा डेवलपमेंट में क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे हम किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी को हम ग्रोथ कर पाए। इसे आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले जारी किया जाता है, एक दिन पहले। जैसे कल बजट पास होगा तो इसको आज जारी किया गया, और इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2025 को जारी किया गया है, जो केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रकाशित होने की परंपरा को बनाए रखता है। भारत सरकार के द्वारा जारी यह दस्तावेज न केवल नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, बल्कि यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा होता है ना, उसमें सरकारी परीक्षाओं में तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। डायरेक्ट सवाल भी आता है, इससे पीटी में डायरेक्ट सवाल आ जाता है डेटा को लेकर के कि इकोनॉमी ग्रोथ किस तरह से रहा है, मेरा सरप्लस किस में है, सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट कितना है ना, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कितना है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कितना है, कौन कौन सी स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इस सब में ये दिया रहता है, उसी पे सवाल पूछ। तो हम देख लिए क्या है, ये पिछले साल के आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण है और आने वाले साल बजट साल के लिए एक नीतिगत सिफारिश प्रदान करता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से एक दिन पहले जारी होता है, इसे हम जानते हैं। हर साल केंद्रीय बजट ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसे वित्त मंत्रालय के तहत जो आर्थिक मामलों के विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसके द्वारा बनाया जाता है। इसमें हम कुछ की पॉइंट का समझते हैं। इकोनॉमी सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स के अंतर्गत जो बजट डिवीजन होता है उसके अंतर्गत ये बनता है, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में बनाया जाता है। इसका इतिहास को जानते हैं। इकोनॉमी सर्वे 2025 का इतिहास हम जानते हैं कि ये पहली बार 1950-51 में केंद्रीय बजट के साथ इसको प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1964 से इसे अलग से दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। इकोनॉमी सर्वे के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया, ये परंपरा से चलते आ रहा है। इसकी तैयारी की जाती है मुख्य आर्थिक सलाह, जैसे अभी के हैं वी अनंथा नागेश्वरन, उसके द्वारा ये बनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है पिछली वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करना कि हमारा डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना हुआ है और कहां हम पीछे रह गए। इसकी भूमिका बस सलाहकारी होती है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी संरचना क्या रहता है। इकोनॉमिक सर्वे में इसके दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग में रहता है आर्थिक प्रवृत्तियां, जैसे इकोनॉमिक ट्रेंड, उसकी चुनौतियां और नीतिगत सिफारिश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और आर्थिक जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के प्रति सरकार का दृष्टिकोण को भी साकार देता है। वही दूसरे भाग में कृषि, उद्योग, सेवा, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को विस्तृत सांख्यिकी विश्लेषण प्रदान करता है, एक डेटा प्रस्तुत करता है कि सभी क्षेत्र में हमारा डेवलपमेंट कितना रहा है और कैसा रहा है। तो चलिए देखते हैं 2025 की इकोनॉमी सर्वे के मुख्य बातें, जो हमारे केवल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोच करके ही पढ़ेंगे, ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं, वही हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। इसमें जो मुख्य बातें हैं, इसमें पहला कहा गया आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास कैसे रहा, तो 2025 में वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3 से लेकर 6.8 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया। 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितना है, 6.3 से 6.8 तक के बीच का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल के अनुमान से कम है। जो पिछले साल अनुमान लगाया गया था 2025 के लिए, वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.5 से 7% के पिछले अनुमानों की तुलना में मामूली कमी दिखाई दी गई। इसे हम मेन याद रखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरा जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है 6.3 से 6.8 के बीच, और वही 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4 रहने का अनुमान लगाया गया। क्षेत्रीय प्रदर्शन कहा, किस किस क्षेत्र में इसका प्रदर्शन कैसा रहा, इसमें देखते हैं। कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत दिखाया गया है इसमें, और यह लगातार रुझान स्तर से ऊपर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में महामारी पूर्व स्तर से ऊपरी अपनी पुनः स्थान प्राप्त, मतलब जो महामारी से कोविड-19 से पहले का जो स्तर था उस पर पुनः अपना स्थान प्राप्त किया है।
वृद्धि देखा गया। वही सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान वित्तीय वर्ष 2014 में 50.6% था, वही 2025 में 55.3% हो गया। तो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है जीडीपी में, तो वो सेवा क्षेत्र दे रहा है, सभी सेक्टर से मिल रहा है। वही मुद्रास्फीति के बारे में क्या कहा गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति 2024 में 5.4% से घटकर 2025 में पहले तीन तिमाही के दौरान 4.9% हो गया है और वित्तीय वर्ष 2026 में 4% के रहने का अनुमान लगा है। वही सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं कि निवेश कहाँ गया। वित्तीय वर्ष 2021 में 14.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है। सामाजिक क्षेत्र में निवेश किया गया है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर सरकार को मजबूत फोकस को संकेत कर रहा है ये रिपोर्ट। वही सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लो सर्विस सेक्टर में हुआ है, 19.1 के साथ सबसे ज्यादा दिखाया गया है कि एफडीआई पैसा सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में आया है। वही बैंकों में जो है ग्रोस एनपीए है, जिसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जो पैसा डूब जाता है, पैसा बैंकों को वापस नहीं मिलता है, जो बैंक ऋण देता है ना, वो वापस नहीं मिलता है, उसी को हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट। तो बैंकों में क्या रहा है कि दिसंबर 2024 तक 2.6% का रिकॉर्ड निचले स्तर पे आ गया है और बीमा क्षेत्र में साल दर साल 7.7 से वृद्धि हुआ है, जो 2024 में 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में। वही एफडीआई में भी 17.9 की वृद्धि हुई, 17.9% की वृद्धि हुआ है और 2025 में $55 बिलियन तक पहुंच गया है एफडीआई। और 2025 में पहले 9 महीना में कुल निर्यात कितना था, 6% वृद्धि हुई, जिसमें माल और सेवाएं दोनों है, गुड्स एंड सर्विस दोनों मिलाकर के 6 की इंक्रीज दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। बुनियादी ढांचे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय कितना है, कैपेक्स को 38.8 ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये सब की पॉइंट है। वही 2025 में इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कितना हुआ है, 6.2 की वृद्धि हुई, ठीक है, और इस्पात में कितना है, 4.6 की वृद्धि हुई। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, घरेलू में कितना हुआ है, बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई। कितना, ऑटोमोबाइल जो डोमेस्टिक सेल्स में 12.5% की वृद्धि हुई, ये सब हम याद रखें। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 17.5% की वृद्धि हुई है और कपड़ा इस्पात उद्योग में भी इसकी वृद्धि देखी गई है। 2025 में सेवा क्षेत्र में कुल कितना रहा है जीवीए का, 55.3 का योगदान है। 2014 में कितना था, 50, तकरीबन 5% वृद्धि हुआ है हमारे जीडीपी में, सिर्फ सर्विस सेक्टर का योगदान होता है। और कृषि और अन्य गतिविधियों में कितना है, मात्र 16% का योगदान है। ये सब याद रखें, इकोनॉमी का की पॉइंट है। चलिए देखते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, ऐसे जो सीपीआई इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए थे, इसे भी देख लेते हैं। जैसे स्टॉक को लिमिट किया गया था, गेहूं को ओपन मार्केट सेल स्कीम की तरह गेहूं और चावल को बिक्री किया गया और सेल किया गया है, सेल अंडर था भारत ब्रांड। इसमें किसको किया गया है, वीट को, व्हीट फ्लावर और राइस को, ठीक है ना, चावल गेहूं को किसके, भारत ब्रांड के अंतर्गत सेल भी किया गया है। वही दाल के बारे में देखते हैं, तो इसे दाल सेल किया गया भारत ब्रांड के अंदर, चना, मूंग, मसूर दाल को। वही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया गया है, कौन सा किया गया है, देसी चना, तूर, उड़द और मसूर, और इसके ये क्या है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया गया। इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट किसका है, तूर और देसी चना का है। वही सब्जी में किसका क्या है, तो सब्सिडी दिया गया है सेल में किसको, यूनियन और टोमेटो में। और बफर स्टॉक किसका किया गया था, तो प्याज को बफर स्टॉक किया गया था। ये है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार का कौन कौन सा प्रशासनिक नियंत्रण होता है, कंट्रोल करने की विधि होती है सरकार की, वो उपाय किए गए थे, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में दिया गया है, इसे भी हम देख लें। अब देखते हैं कि एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवे में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया, इसमें डेटा क्या दिया गया। तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि वंदे भारत ट्रेन में कुल 2025 अक्टूबर तक कितना हो गया है, 68 को हो गया वृद्धि, इसका नंबर बढ़ा है। वही जो कोच का प्रोडक्शन में, वही अक्टूबर 2025 तक 900 क्या किया है, इसका कोच को प्रोडक्शन किया है रेलवे जो। वही देखते हैं एनडीसी को, एनडीसी क्या होता है, ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, ये लक्ष्यों का एक समूह है जिसे देश अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु जो क्लाइमेट चेंज को अनुकूल होने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है भारत सरकार के। अब यहाँ देखते हैं एनर्जी सेक्टर में, भारत में कुल एनर्जी सेक्टर कोल से कितना होता है, 46.20% कोल से मिलता है ना, कोल से प्रोडक्शन होता है एनर्जी, 46% सिर्फ कोल से होता है। न्यूक्लियर पावर से कितना होता है, 1.8%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कितना है, 10.5% के करीब है। वही विंड से कितना प्रोडक्शन होता है एनर्जी, 10.5%, इससे भी है। और सोलर से कितना होता है, तो 20% के करीब है ना। डीजल से 0.1%, लिग्नाइट से है 1.4%। तो ये कंट्रीब्यूशन दिया गया है कि पूरे भारत में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें योगदान कितना है, कोल का कितना है, रिन्यूएबल से कितना आता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, इसे भी हम देख लिए। ये हमारे एग्जामिनेशन में, एसए में या पीटी में भी इसे महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम, इस डेटा को याद रखें। वही इसमें इस रिपोर्ट में सुझाव और चुनौतियां क्या क्या दी गई, इसमें कहा गया है कि दीर्घकालीन विकास आकांक्षाएं क्या है, कि 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए अगले 2 दशक तक लगभग 8% की वृद्धि के साथ इसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा भारत को।
अगर 2047 तक अगर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक साल 8% की वृद्धि करनी पड़ेगी अगले 2 दशक। एक सुझाव है, चुनौतियां भी दिया गया है कि चुनौतियां है भारत के लिए, कैसे 8% की दर से वृद्धि करेगा। वही इसमें सुधार की बात कही गई है कि सर्वेक्षण में कारोबार को आसान बनाने और लॉन्ग टर्म आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए नियामक सुधार करना पड़ेगा और वास्तविक प्रक्रियाओं को सरल बनाना पड़ना है। सरल जो है ना, सरलीकरण पे ये जोर देना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, इसको हम 8% के दर से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। तो तब जाकर के हम 47 तक इसे है ना डेवलप कंट्री के रूप में ये भारत आ सकता है, नहीं तो ये मुश्किल है। ये चुनौतियां भी दी गई है। वही कही गई है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि जो हम हाई जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करना चाहते हैं 2047 तक, तो इस विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के साथ साथ 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना भी भारत का लक्ष्य है। और ये भी चुनौतियां हैं कि दोनों को कैसे साथ साथ निभाएगा, कैसे प्राप्त करें। तो इस रिपोर्ट में ये सुझाव, मुख्य सुझाव और चुनौतियां दी गई थी, इसे भी हम आपको यहाँ दिखा दी है। इसमें हम देखते हैं रिपोर्ट में ना जो सोर्सेस लिया गया है, किस किस सोर्स से रिपोर्ट में डेटा इंक्लूड किया गया है, जैसे कोई इंडेक्स है, रिपोर्ट है, कुछ टर्म्स है दिया गया है ट्रेंड के बारे में, उसके बारे में उसे भी हम देख लेते हैं, उसे अलग से पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। जैसे इसमें ना IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उससे डेटा लिया गया है। इससे भी हम सीख सकते हैं कि हम कैसे इसे पढ़ें, ताकि एग्जाम में पूछ सकता है। वही परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, इससे भी डेटा लिया गया है, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। वही जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है MOSPI, उसका कौन कौन सा रिपोर्ट होता है एनुअली, जैसे होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है, इकोनॉमी का टर्म है, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इंडेक्स होता है, उसे भी देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आता है जो एनुअल रिपोर्ट होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है हमारे देश का, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या हुआ है, ये होता क्या है, वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये होता क्या है, इसे कैसे निकालते हैं, ये सारा कोर इकोनॉमी का जो है ना टॉपिक है ये। इसे भी हम देख लेंगे क्योंकि इस पूरे रिपोर्ट में इसी के सोर्स पे बहुत सारे डेटा लिया है। सोर्स तो लेना ही पड़ेगा ना, पूरे भारत में तो ये खुद सर्वे नहीं करता है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये तो सोर्स से ही अपने डेटा को बनाकर एक जगह ला करके भारत को संसद में पेश करता है। वही RBI का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इससे भी डेटा लिया गया है। तो इस इंडेक्स रिपोर्ट को ना हम इसे ध्यान रखेंगे, इसे पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम यहाँ पे आपको रख दिए हैं ये चीज हम पढ़ करके। वही अगला देखते हैं जो गवर्नमेंट का स्कीम है, कुछ इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट का, उसमें इस रिपोर्ट पे चर्चा किया गया है, उसे भी हम देखेंगे। जैसे जल जीवन मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है ना, स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, स्मार्ट सिटी मिशन है, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये क्या होता है, भारत सरकार का नेशनल बैम्बू मिशन क्या है ना, मिशन ऑर्गेनिक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है ना बनाया गया था, इस पे क्या होता है, ये कब लागू किया गया था। लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट लाइफ जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था कि हम कैसे अपने जीवन को इन्वायरमेंट के जरिए, इन्वायरमेंट के अनुसार हम अपने जीवन को कैसे अनुकूल बनाए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। इनिशिएटिव लिया गया था भारत सरकार का, तो इसे हमें की पॉइंट ये 11 लिखे हैं ना, हम इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ करके इस सबको हम एक जगह ला दिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। अब 400 लगभग 482 500 पेज का है ये टोटल, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो की पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को हम यहाँ जो महत्वपूर्ण है हमें लगा वो ला दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए उसको भी इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। तो कौन कौन सा है हम देख लेते हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण, है ना, इसमें बताया गया है कितना 11 करोड़ 8 लाख जो है ना टॉयलेट बनाया गया है जो भारत सरकार के द्वारा। वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितना है 7,70,000 के करीब जो है ना रोड को कंप्लीट किया गया है 2025 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितना किया गया है, लगभग 3.25 करोड़ हाउस को बनाया गया है इसके अंतर्गत। मिशन अमृत सरोवर क्या होता है, ये पोन्ड को कंस्ट्रक्शन करता है ना, किसान एग्रीकल्चर के लिए कितना है, लगभग 70,000 के करीब पोन्ड कंस्ट्रक्शन किया गया। वही नेशनल हेल्थ मिशन रूरल के लिए क्या था, वही है संसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें कितना है, तो इसमें बताया नहीं गया कि कितना कंप्लीट हुआ, इसमें बस इतना कहा गया है कि 3,361 ग्राम पंचायत को ना MP के द्वारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके सांसद के द्वारा एडॉप्ट किया गया है इस योजना के तहत। इसे हम बस याद रखेंगे, बस एडॉप्ट किया है MP, कंप्लीट हुआ कि नहीं, कितना बना क्या नहीं किया, बस घोषणा हुआ है, उसमें और कुछ है नहीं। भाई जल जीवन मिशन है, तो ये ग्रामीण विकास के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इस सरकार के द्वारा की जो है ना ये स्कीम इनिशिएटिव है, इसे हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए ज्यादा हम कुछ डाले नहीं है, जो मुझे लगा फोकस है स्कीम, इनिशिएटिव, इंडेक्स, रूल्स और जो 2025 के लिए क्या ट्रेंड रहा इकोनॉमी का, डेवलपमेंट का। तो दोस्तों ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको हम इसमें डाले हैं बस उसे पढ़ लीजिए, और जो हम इंडेक्स स्कीम है और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसे आप बस देख लेंगे, ये कब शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है
है ना। इस डेट को याद रखेंगे, फोकस एरिया क्या है उसे याद रखेंगे, बस आपके लिए इतना ही काफी हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बुक में है। अगर आप इकोनॉमी सर्वे को पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर के आप इकोनॉमी सर्वे को पढ़ भी सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।